देखिए, जब आप बात करते हैं क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट को इम्पैक्ट करने के लिए अलग अलग फैक्टर्स थे जो मैंने अभी कराने हैं। उनमें से एक फैक्टर होता है वाटर करेंट्स। देखिए, वाटर जो होता है ये 3 तरह से मूव करता है। एक तो वेव्स, एक टाइड्स, और एक करंट। नदी की तरह शांत पानी बहता है एक जगह से दूसरी जगह। और ये वाटर करंट बड़े पैमाने पर एडजॉइनिंग लैंड मास को इम्पैक्ट करते हैं। आज इतने बड़े लेवल पर, अगर इतने हाई लैटिट्यूड पर होने के बावजूद भी लंदन, ब्रिटेन इतनी ज़बरदस्त पॉपुलेशन को होल्ड कर रहा है, विकास हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि ये अपने एडजेसेंट इसी रीजन में आने वाले इन लैटिट्यूडनल लैंड मासेस से ज़्यादा गर्म रहता है। उसका रीज़न है कि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से एक पानी की धारा क्रिएट होती है, जिसे हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ये इस तरह से ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका से लगते हुए ऊपर बढ़ती है, और ये जो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है यहाँ से ईस्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है, और इस तरह से जाकर के ये टच होती है ब्रिटेन के ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट को। इसकी वजह से ब्रिटेन का टेम्परेचर जितना होना चाहिए डाउन, उतना नहीं होता, उससे थोड़ा रेज्ड रहता है, तो वो हैबिटेबल है, रहने लायक है। क्यों? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम ने उसे गर्म कर दिया है। आई बात समझ में? इस तरह से एडजॉइनिंग लैंड मासेस पे इम्पैक्ट करते हैं वहां से गुजरने वाले कोल्ड और हॉट वाटर करंट्स। ये जो न्यू फाउंडलैंड रीजन है, ये पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पर ये जो आपको आर्कटिक दिख रहा है, यहाँ से आपको एक कोल्ड वाटर करंट नीचे आता दिखेगा और गल्फ स्ट्रीम यहाँ से ऊपर जाती दिखेगी। यहाँ पर कोल्ड एंड हॉट वाटर करंट का कॉन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे डेंस फॉग होती है। यूट्यूब पे देखना, घबरा जाओगे। ये लेब्राडोर का रीजन, तो लेब्राडोर डॉग आता है, और इसी डेंस फॉग की वजह से यहाँ पे कई कई दिन तक शिप्स का ट्रैफिक हॉल्ट हो जाता है। और यही वो इलाके हैं जहाँ पर टाइटैनिक भी डूबा था, क्योंकि जो ऊपर से करंट आता है वो अपने साथ बड़े बड़े आइसबर्ग्स लेके आता है, वो फॉग में दिखते नहीं, पता नहीं चलता है। आई बात समझ में? इतने बड़े बड़े आइसबर्ग जो छोटे छोटे शिप के साइज़ के होते हैं, वो आर्कटिक से आने वाले करंट लेकर के आते हैं। ये हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, वाटर करंट्स में। और यहाँ पर जहाँ पर भी कोल्ड एंड हॉट वाटर करंट्स का मिलन होता है, ये वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। यहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स पाए जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई बात समझ में? क्योंकि नीचे से कोल्ड वाटर मास सरफेस पे आता है, और वो अपने साथ नीचे से सरफेस से बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स लेकर के आता है, जिसे फाइटोप्लैंक्टन्स खाते हैं, उन्हें जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, छोटी छोटी मछलियाँ, उन्हें बड़ी मछलियाँ खा करके फल प्रस्फुटित होती हैं, फलती फूलती हैं। तो ये बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है। और ऐसा ही जापान के ईस्ट कोस्ट में भी होता है। ओयोशियो कोरेशियो करंट टकराते हैं, एक कोल्ड और एक वार्म, और बड़े भव्य फिशिंग ग्राउंड होते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। अभी के लिए इतना समझना जरूरी था। अब ये करंट मैंने समझा दिया, तो क्या समझाना चाहता हूँ उसको समझो। उसके लिए ये मैप को देखो। ये जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका की एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है। जो पेरू है, पेरू के तट के साथ लग करके ऑलवेज एक करंट फ्लो करता है। इट इज कोल्ड पेरू करंट। कौन सा करंट? कोल्ड पेरू करंट। तो कोल्ड पेरू करंट है, तो सरफेस वाटर का टेम्परेचर क्या रहेगा ओशियन में? कोल्ड, कूल। तो सरफेस वाटर का टेम्परेचर कूल है, तो हवाएं उसके कांटेक्ट में आकर के ऊपर उठेंगी ही नहीं। तो वहाँ पे क्या बना रहेगा? हवाएं वही रहेंगी, डेंस, हाई प्रेशर। तो पेरू की नॉर्मल कंडीशन जब रहे, तो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में पेरू के रीजन में क्या रहता है? हाई प्रेशर। इट इज इन द नॉर्मल कंडीशन। ठीक है। अब हम ग्लोब पे कंडीशन कंसेप्ट समझाते हैं, ताकि आपको पूरा समझ आए कि पेरू की बात सर ने क्यों कर दी जब मॉनसून समझा रहे थे। या भारत को देख लीजिए, भारत या पूरा का पूरा इंडियन ओशियन, ये आपके सामने आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया का पर्टिकुलर नॉर्दर्न रीजन, डार्विन का इलाका। ओके। और ये सारा क्या है? इंडियन ओशियन। डन। यहाँ तक क्या है? इंडियन ओशियन। अब हम डार्विन से ईस्टवर्ड जाते हैं, और ये आ जाता है हमारे पास साउथ अमेरिका, और ये सारा क्या है? पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर आइलैंड्स है, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, ये सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और ये पर्टिकुलर रीजन जो है, यहाँ पर एक जगह है ताहिती। ताहिती हमने उसे क्यों यूज किया? फ्रेंच पोलिनेशिया में आता है, क्यों यूज किया बता दूंगा। अचानक से एक सिचुएशन बन जाती है कि ये जो पेरू का इक्वेटोरियल, ये जो साउथ अमेरिका का इक्वेटोरियल रीजन है ना, यहाँ पर वार्म करंट फ्लो करते हैं, इसे कहते हैं इक्वेटोरियल वार्म करंट।
इक्वेटोरियल वार्म करंट। और अकस्मात एक परिस्थिति बनती है कि इसी वार्म करंट की एक ब्रांच साउथवर्ड शिफ्ट होती है और वो कोल्ड पेरू करंट को रिप्लेस कर देती है, और पेरू के उस कोस्ट पे अब कोल्ड नहीं वार्म करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। क्या शुरू हो गया है? वार्म करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। अब ये जो वार्म करंट है ये सरफेस वाटर को वार्म कर देगा। सरफेस वाटर अगर वार्म हो जाएगा तो उसके कांटेक्ट में आकर के हवाएं भी वार्म हो जाएंगी, और हवाएं वार्म हो जाएंगी तो ये जो साउथ अमेरिका का रीजन है यहाँ से हवाएं वर्टिकल मूव होनी शुरू हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर। अब अगर इक्वेटर के साउथ में, साउथ पैसिफिक ओशियन रीजन में, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में, पेरू के किनारे पे अगर आपको लो प्रेशर सेंटर मिल गया है, तो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं जो इक्वेटर को क्रॉस करके साउथ वेस्ट बनती हैं, वो साउथ ईस्ट से इक्वेटर की तरफ आने से आनाकानी करेंगी, क्योंकि उन्हें पीछे की तरफ कोई खींच रहा है। लो प्रेशर तो अब कहाँ बन रखा है? पेरू के कोस्ट में। तो वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इक्वेटर के लो प्रेशर की तरफ जाना चाहती थी फुल इंटेंसिटी से, लेकिन एक लो प्रेशर उनके ओरिजिन पॉइंट पे भी बन रखा है, तो वो उस इंटेंसिटी से जा ही नहीं पाएंगी। और जब वो उस इंटेंसिटी से जा ही नहीं पाएंगी तो अल्टीमेटली इक्वेटर को उतनी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मिलेंगी ही नहीं। जब इक्वेटर को उतनी ट्रेड विंड नहीं मिलेंगी तो वो इक्वेटर क्रॉस करके उतनी ही कम साउथ वेस्ट मानसून बनाएगा, और इसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून वीक पड़ जाता है। इसको समझने के लिए कंसेप्ट पूरा समझो। ये जो मैंने अभी समझाया ये होता क्या है? अब जब यहाँ पर लो प्रेशर बन गया है, इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए हवाएं कहीं से जाएंगी। वो कहाँ से जाएंगी? ऑस्ट्रेलिया के डार्विन के रीजन से इस गैप को, वॉइड को फिल करने के लिए हवाएं जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे गई, गैप फिल हुआ, हवा ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद कहाँ आई? ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में आकर के गिरी, गिरने के बाद फिर उधर गई, तो ये क्या बना? एक पूरा का पूरा एक सेल कंप्लीट बन गया, पूरा का पूरा सेल बन गया। इसने वीक कर दिया पूरी तरह से साउथ वेस्ट मानसून को, क्योंकि लो प्रेशर अमेरिका के कोस्ट पे और हाई प्रेशर इंडियन ओशन में बन गया। पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर, इंडियन ओशन में हाई प्रेशर। और इसको हम क्या कहते हैं? 1920 में सर गिलबर्ट वॉल्कर ने इसका पता लगाया था, तो इसको हम कहते हैं वॉल्कर ऑसिलेशन। वॉल्कर सेल से वॉल्कर ऑसिलेशन का सफर कैसे तय करना, ये ऑसिलेशन क्यों है? ऑसिलेशन क्या है? जो घड़ी का घंटा ऑसिलेट करता है, कभी इधर कभी उधर, तो पहले इसे ऑसिलेशन भी तो कराते हैं। ऑसिलेशन कैसे? जैसे ही ये वार्म करंट वापस से पेरू कोल्ड करंट से रिप्लेस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर फिर से हाई प्रेशर हो जाएगा अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में, और उसके कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर रहेगा डार्विन में, ऑस्ट्रेलिया में। तो फिर यहाँ पे लो प्रेशर है, तो अब हवाएं वेस्ट कोस्ट ऑफ द अमेरिका से ईस्ट कोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ रही हैं, तो ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से ऊपर को उठ रही हैं। तो ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रेविटी का और काम कर रहा है, हवाओं को और खींच रहा है, तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड और स्ट्रांग हो गई। तो इंडियन ओशन में लो प्रेशर, पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर, इससे साउथ वेस्ट मानसून स्ट्रांग होता है। ये नॉर्मल पोजीशन है, इसको कहते हैं ला नीना। और वो जो पोजीशन थी वो थी एल नीना। एल नीना क्यों कहते हैं उसको? स्पेनिश लैंग्वेज में एल नीना माने द चाइल्ड। एल नीना द चाइल्ड मतलब चाइल्ड क्राइस्ट, चाइल्ड जीसस, क्योंकि ये दिसंबर के महीने में होता है। ये सारा प्रोसेस कब होता है? दिसंबर के महीने में। आई बात समझ में? इससे जब भी एल नीनो आता है, इसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त भव्य बारिश होती है पेरू के वेस्टर्न कोस्ट में। तो यहाँ पे आने वाले डेजर्ट्स तो हरियाली देख लेते हैं, लेकिन पेरू के वेस्ट कोस्ट के लोगों का मेन कारोबार फिशिंग का बहुत भव्य नुकसान होता है, बहुत ज़बरदस्त नुकसान होता है। आई बात समझ में? और इस नुकसान की वजह से ही यहाँ के लोग कहते हैं कि एल नीना एक कर्स है, नहीं आना चाहिए। वो बार बार कहते हैं एल नीनो प्लीज गो, ला नीना प्लीज कम। तो एल नीना बेबी बॉय, ला नीना बेबी गर्ल। तो जब भी एल नीनो आएगा भारत का मॉनसून वीक हो जाएगा। पैसिफिक ओशियन में लो प्रेशर, इंडियन ओशन में हाई प्रेशर, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स वीक हो जाएंगी, और उसके रिलेटेड ही साउथ वेस्ट मानसून भी वीक हो जाएगा। लेकिन जब भी ला नीना आएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? एनर्मस यहाँ पर कोल्ड करंट और एनर्मस एक्यूमुलेशन ऑफ द कोल्ड वाटर, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेस हाई प्रेशर। इसका पूरा भरपूर फायदा मिलेगा भारत को, क्योंकि इंडियन ओशन में एनर्मस लो प्रेशर, भव्य बारिश होगी। तो सरकार पहले ही पता लगा लेती है, सिचुएशन पता कराओ,
जब इंडिया में विंटर चल रही दिसंबर जनवरी में, तब डाटा इकट्ठा किया था, पता लगाओ एल नीनो वाला साल है कि ला नीनो वाला साल है, बजट बनाना है, प्लानिंग कर लें। एल नीनो वाला साल है तो मानसून बिलो रहेगा भाई, प्रॉब्लम है। ला नीनो वाला साल है तो मानसून अबव एवरेज रहेगा, बहुत अच्छी बात है। ये दोनों परिस्थितियां भारत से ऐसे जुड़ी हुई, और क्योंकि कभी लो प्रेशर पैसिफिक ओशन में, कभी लो प्रेशर इंडियन ओशन में, तो ये सी सा की परिस्थिति बनी हुई है। इसको कहते हैं ऑसिलेशन, कभी झुकाव इधर कभी झुकाव इधर, तो इट इज वाल्कर ऑसिलेशन। और दूसरा इसको क्या कहते हैं, साउदर्न ऑसिलेशन। और ये साउदर्न ऑसिलेशन स्ट्रांगली एल नीनो से जुड़ी है, तो इसको कहते हैं एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, एनसो, ENSO, एनसो। कोई पूछे साउदर्न ऑसिलेशन क्या है समझा देना, कोई पूछे वॉल्कर ऑसिलेशन क्या है समझा देना, कोई पूछे एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन क्या है समझा देना, कोई पूछे एल नीनो क्या है समझा देना, ला नीनो पूछे तो बता देना। क्लियर कहानी। इससे भी टिका हुआ है भारत का मौसम, इस तरह से भी प्रभावित हो रहा है। देखिए, एक वाल्कर ऑसिलेशन नाम की चीज़ है, मैंने पहले कराई थी। इसको दो कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है, एक वाटर करंट के कॉन्टेक्स्ट में और दूसरा एयर टर्बुलेंस के कॉन्टेक्स्ट में। तो वाटर कॉन्टेक्स्ट एंड एयर टर्बुलेंस कैसे काम करता है समझते हैं। नॉर्मल परिस्थितियों में अगर हम देखने का प्रयास करें कि इसका मानसून पे कैसा प्रभाव है, तो आपको ध्यान से देखना है। आप सेटिंग ही ऐसे करिए कि ग्लोब दिखना चाहिए, काफ़ी गंभीर हो, ठीक है दिख रहा है। आइए पहले वाल्कर ऑसिलेशन समझाते हैं, 1920 में जो समझा के चले गए। कैसा है ये इंडिया है, ये इंडियन ओशियन है, ये छोटी छोटी इंडोनेशिया की छोटे छोटे आइलैंड, ये इंडोनेशियन आर्कीपेलेगो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम कहते हैं। और इस इंडोनेशियन आर्कीपेलेगो के आगे ये पापुआ न्यू गिनी है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और आगे बढ़िए तो पूरा पैसिफिक है, और पैसिफिक के आगे जाइए साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में ये इक्वेटर पे इक्वाडोर है, तो नाम भी इक्वेटर इक्वाडोर ही होगा। और उसके नीचे देखिए तो ये पेरू है। पेरू साउथ अमेरिका की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। क्या होता है, पहले तो वाल्कर तो साइंटिस्ट का नाम है, ऑसिलेशन का मतलब होता है दोलन। तराजू ऑसिलेट करता है ना बेटा? यस सर। घड़ी का घंटा भी ऑसिलेट करता है, ये भी करता है। वाल्कर ऑसिलेशन क्या कहती है? वाल्कर ऑसिलेशन का मानना कुछ ऐसा है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का ये पर्टिकुलर डार्विन रीजन जितना भी है, यहाँ पर जब सन साउथवर्ड मूव कर रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लंबवत हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे वर्टिकल हो जाएगा, तो वो इक्वेटर से लेके कैप्रिकॉन की तरफ जा रहा है। इसकी वजह से ये एरिया सन के दायरे में आ रहा है, ये एरिया भी सन के दायरे में आ रहा है, ये एरिया भी सन के दायरे में आ रहा है। लेकिन होता क्या है, इस पर्टिकुलर रीजन में वार्म करंट्स तो रहते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन में पेरू नाम का कोल्ड करंट रहता है। तो अल्टीमेटली सन तो साउथवर्ड ही मूव कर रहा है, वो तो पूरे ही लैटिट्यूड पे अपना प्रकाश डालेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे उसका प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि करंट वार्म है, और इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं वर्टिकल, तो प्रेशर क्योंकि लो हो जाएगा फिर। और ये जो वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसे फिल करने के लिए साउथ अमेरिका के पेरू के वेस्टर्न कोस्ट पे या साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट पे, जहाँ पे कोल्ड करंट होने की वजह से टेम्परेचर लो है, प्रेशर हाई है, तो इस हाई प्रेशर जोन से इस लो प्रेशर के वैक्यूम को फिल करने के लिए विंड सरफेस पे मूव करेंगी। कहाँ से? ईस्ट से वेस्टवर्ड।
कहाँ से? पैसिफिक के ईस्टर्न रीजन से पैसिफिक के वेस्टर्न रीजन को। कहाँ से? साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट तक। हर शब्दावली में बता दिया। ये सरफेस विंड्स आई हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न रीजन में, गर्म हो जा रही हैं वर्टिकली अपवर्ड, और वर्टिकली अपवर्ड होके ये डाइवर्ट हो जाएगी और जा रही है कहाँ पर? बिल्कुल पेरू के अबव, और यहाँ जाके गिरेगी, सबसिडेंस करेगी, और फिर यहाँ से फिर लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगी। तो जैसे नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में इक्वेटोरियल लो प्रेशर से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ एक हेडले सेल बनता है, लगभग ये वॉल्कर तो साइंटिस्ट का नाम, ज्योग्राफर, तो ये भी एक तरह का हेडले सेल है क्योंकि थर्मली इंड्यूस है ना। हेडले सेल बन गए, चल रहा है, क्या कर रहा है, हो क्या रहा है? भारत में जो मानसून आता है वो एक तरह से इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग है ड्यू टू द नॉर्थवर्ड माइग्रेशन ऑफ द सन, और वो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन पे साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज करती है। जहाँ पे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जाएगा वहीं पे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स पहुँचने का प्रयास करेंगी। शर्त ये है कि पहले वो ITCZ इक्वेटर पे था, और वो ITCZ जब नॉर्थवर्ड माइग्रेशन ऑफ द सन होगा नॉर्थ आ जाएगा, तो ये साउथ ईस्ट से आ रही विंड्स को इक्वेटर पे आके फेरल का लॉ फॉलो करके साउथ वेस्ट हो जाना है। मतलब साउथ वेस्ट मानसून तो फाइनल प्रोडक्ट है, वो फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है? साउदर्न ओशियंस में, वो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों है, और फैक्ट्री में माल की कमी हो गई तो फाइनल प्रोडक्ट कहाँ से निकल के आएगा बेटा? तो फैक्ट्री में माल की कमी कैसे हो जाती है कि अल्टीमेटली जब वॉल्कर ऑसिलेशन पॉजिटिव बिहेव कर रही है, जैसे उसको चलना है वैसा चल रही है, तब तो बड़े पैमाने पर विंड्स सरफेस पे जो देख रहे हैं हम ऑलरेडी ईस्ट से वेस्टवर्ड ही चल रही हैं। तो मतलब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रांग हैं, फिर वो उतनी ही स्ट्रांग वे में उसी इंटेंसिटी से इक्वेटर भी पार करेंगी। तो वॉल्कर ऑसिलेशन का पॉजिटिव रहना भारत के लिए अच्छे मानसून का संकेत होता है। ये तब हो रहा है जब भारत में विंटर है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जब सन वर्टिकल है वहाँ पे समर है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज़्यादा है, इसलिए इसे विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। तो इंडिया में विंटर है, लेकिन उसी समय में फैक्ट्री में तो माल पहले बनाना पड़ता है ना। आपको शर्ट तो मनी जनवरी में बनने का काम तो शुरू हो गया था ना, सितंबर अक्टूबर में। आपको 1 जून में जो कपड़े पहनने को मिले वो बन तो कहीं रहे थे ना दिसंबर जनवरी फरवरी में। तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का स्ट्रेंथेंड होना ओशियनिक रीजन में बनना शुरू हो जाता है। आएगा समझ में? और ये काम चलता चला जा रहा है, और ये दिसंबर जनवरी का महीना है, और इस टाइम पर यहाँ पर जितनी स्ट्रेंथ होगी ये धीरे धीरे फरवरी मार्च अप्रैल महीने में इधर रीच करेंगी और ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगे, और आपको उतना ही स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून मिलेगा। क्लियर? ये है पॉजिटिव वॉल्कर ऑसिलेशन। अगर इसका उल्टा फ्लो हो जाए कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न रीजन में टेम्परेचर लो हो गया तो प्रेशर हाई हो गया, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट किसी कारण से साउथ अमेरिका यानी कि पेरू के वेस्टर्न कोस्ट पे टेम्परेचर हाई हो गया, प्रेशर लो हो गया। अब सरफेस विंड्स का फ्लो रिवर्स हो जाएगा और वो ईस्ट से वेस्टवर्ड ना आके वेस्ट से ईस्टवर्ड जाएंगी। वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट से साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ जाएंगी। सरफेस वाली ऐसे जाएंगी और वहाँ से कन्वेक्टिव सेल मैकेनिज्म बना के ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठते हुए इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में आके गिरेगी। तो जोन ऑफ सब्सिडेंस यहाँ बनेगा, हाई प्रेशर यहाँ बनेगा। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आना चाह रही हैं, उनको पीछे से खींच रहा है कॉलर पकड़ करके वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका वाला लो प्रेशर, कहता मत जाओ मत जाओ। फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई, मजदूरों ने काम ही नहीं किया, रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट बना ही नहीं, तो फाइनल प्रोडक्ट भी कम ही आएगा, तो साउथ वेस्ट मानसून भी कम ही आएगा। क्लियर? यह है नेगेटिव वॉल्कर ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन क्यों कहा इसको भाई? क्योंकि एक समय में झुकाव हाई प्रेशर का साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में था, और अब झुकाव हाई प्रेशर का ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में है।
ऑसिलेशन, ऑसिलेशन हो रहा है ना? Yes, sir. सर्कुलेशन भी बना ना? Yes, sir. बताया किसने था? वॉल्कर ने। तो क्या था सर्कुलेशन? हो क्या रहा है? ऑसिलेशन। हुआ कहाँ? इक्वेटर के साउथ में। कहाँ चला? इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन। रीजन कौन सा? साउदर्न। तो होगा क्या? साउदर्न ऑसिलेशन। वॉल्कर सर्कुलेशन, साउदर्न ऑसिलेशन। समझ आ गया? Yes, sir. ऐसा क्या होता है कि परिस्थितियाँ बदल जाती हैं? ऐसा क्या हुआ कि साउथ अमेरिका और पेरू के वेस्ट कोस्ट में तापमान एकदम से ही बढ़ गया? ऐसा क्या हुआ वहाँ पे प्रेशर एकदम से लो हो गया? इसको समझ लीजिए, साउदर्न ऑसिलेशन, वाल्कर सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब वाल्कर सर्कुलेशन पॉजिटिव है तो साउदर्न ऑसिलेशन भी पॉजिटिव है, उसे आप कहते हैं पॉजिटिव साउदर्न ऑसिलेशन। ऐसा क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि वो है क्या। विंड की मूवमेंट पूछेंगे, कन्वेक्टिव सेल मैकेनिज्म पूछेंगे। पॉजिटिव साउदर्न ऑसिलेशन। भारत में मानसून ज़्यादा होगा, कम होगा? ज़्यादा होगा। नेगेटिव साउदर्न ऑसिलेशन, भारत में मानसून ज़्यादा होगा, कम होगा? कम होगा। क्या बात है, इतना सीख गए यार। एक चीज़ बताते हो, दो बता देते हो। ऐसा तो 3 बताए थे मैंने, एक विद्वान, दूसरा बुद्धिमान और तीसरा दीवाना। तो ये तो दीवानीपन से निकल करके आ रहे हो बुद्धिमान में, और मुझे पूरा यकीन है कि विद्वान भी बनोगे, पेपर क्लियर करके बनोगे। तुम्हें खुद पे अगर विश्वास है तो मुझे तुम पे विश्वास है। चलो आओ, अब परिस्थितियाँ बदलेंगे बेटा अमरिंदर। कैसे? ये जो इक्वेटर है ना, सन की रेज वर्टिकल पड़ती रहती, पड़ के पूरा काम हिला दिया इसने, गर्म कर देता। और पानी में धाराएं बनती, मैंने बताया था 3 मूवमेंट बनती हैं, वेव, टाइड, करंट। कोई भी चीज़ जो चलित है ना वह करंट कहलाती है, और जब मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होगा तो वह भी इलेक्ट्रॉनिक करंट है। एनीथिंग विच इज डायनेमिक, विच इज रनिंग, विच इज चेंजिंग, इट इज करंट। दैट्स व्हाई करंट अफेयर्स। समझ आ गया ना बेटा? इसको ये मत कहना कि इसमें बिजली पैदा होती है, कुछ बच्चे सोच भी सकते हैं, क्योंकि 3 बताए थे, बुद्धिमान, विद्वान और दीवाना। तो दीवाना कहीं है ना, समझ ले कि करंट। और कल को आके कहते सर आप तो कह रहे थे करंट बढ़ा ओशियन में, मैं तो पैर लटका के बैठा हुआ था, करंट तो लगा ही नहीं। तो इसे दीवाने का मैं कुछ नहीं कर सकता। एंजॉय भी करना चाहिए। बुद्धिमान और विद्वान तो चलो उनके तो हम नीचे आते हैं, लेकिन दीवानों का तो हम कुछ नहीं कर सकते, इनसे तो हम दूर ही रहते हैं, क्योंकि हम खुद बड़े दीवाने हैं। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। ऐसा हमारा कल्चरल सॉन्ग्स हैं ये। चलिए आइए, इधर आइए बेटा, रोकने का प्रयास ना करना, अब कुछ हो जाएगा। इक्वेटर पे बहुत ही, इक्वेटर कहाँ गई भाई? इक्वेटर पे बहुत ज़बरदस्त इंसोलेशन रिसीव हो रही है, पानी गर्म हो रखा है एकदम, करंट गर्म, और इसकी वाटर करंट के गर्म होने की वजह से क्या होगा, अचानक से कुछ हो जाएगा। सन की मूवमेंट साउथवर्ड हो रही है, हो रही है ना? तो सन की मूवमेंट साउथवर्ड होने की वजह से इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भी तो इक्वेटर से साउथवर्ड शिफ्ट करेगा ना? यस सर, कर ही जाएगा यार। और इसके साउथवर्ड शिफ्ट होने की वजह से पता क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेटर पे वार्म करंट फ्लो कर रहा है ना, ये जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका है उसके साउथवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये कहाँ आ जाएगा? इक्वेटर के इक्वाडोर से उतर करके पेरू के रीजन पे। अब तक क्या हो रहा था, फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह में तबीयत से सब समझाया है, और हमारे पिछले साल के लेक्चर में ये सारे फिनोमेना हैं, लेकिन अब आपको मानसून के लिए मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन नीचे से कनेक्टेड है, और अंटार्कटिका के एक्सट्रीम कोल्ड रीजन के प्रभाव होने की वजह से पूरे ग्लोब पे एक ठंडे जल की धारा घूमती रहती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। जैसे वेस्टर्ली हवाओं में घूमती ऊपर, ये ठंडे जल की धारा घूमती रहती। ये जब घूमती है ना, इसे जहाँ रास्ते में कोई भी मिल जाता है उस लैंड के साथ टकरा करके उसके किनारे किनारे नॉर्थवर्ड फ्लो करना शुरू कर देती है। ऐसे ही साउथ अमेरिका में ये पर्टिकुलरली पेरू और चिले का रीजन इसे मिल जाता है, तो ये ऐसे लग के बहने शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं कोल्ड पेरू करंट। नॉर्मल कंडीशनों में ये फ्लो करता रहता है साउथ से नॉर्थवर्ड।
अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में, पेरू कोल्ड करंट। लेकिन अचानक से जब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन साउथवर्ड शिफ्ट होती हैं तो ये जो इक्वेटर पे वार्म करंट फ्लो कर रहा है, ये पेरू कोल्ड करंट पहले ऊपर तक आ रहा था, अब वार्म करंट नीचे आ गया, पेरू कोल्ड करंट को धकेलना शुरू किया इसने नीचे, और ये रीजन किसने ऑक्यूपाई कर लिया? अब वार्म करंट ने। ये काउंटर पेरू करंट है भाई, क्योंकि पेरू करंट ठंडा वाला था, ये गर्म वाला है, ऐसा बनता है। और जब ये काउंटर पेरू करंट यहाँ पे आ जाएगा तो सबसे पहला तो फायदा मैंने पहले ही बता दिया है आपको उस दिन के लेक्चर में, ठंडा और गर्म पानी जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर भव्य फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन जहाँ पे, फाइटोप्लैंक्टन क्यों होते हैं भाई? जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन होंगे वहाँ पे जू प्लैंक्टन भी होगा, जू प्लैंक्टन को खाने वाली मछलियाँ भी होंगी, मछलियाँ पूरे मजे लेती हैं और बहुत मछली पालन करते हैं लोग वहाँ पे। तो क्यों होता है? क्योंकि समुद्र की सतह में बड़े ही ज़बरदस्त वे में न्यूट्रिशन भी है, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये ऊपर आता है। जैसे आपके शरीर को फूड के साथ साथ इन मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, इनको भी पड़ती है। खा खा के प्रस्फुटित होते हैं, इन्हें खा खा के मछलियाँ चिल्लाती हैं, मछलियों को खा खा के वेल चिहाड़ती है, और उन्हें खा खा करके मनुष्य खुश होता है, उसका वेल का ऑयल निकाल के, बड़ा ताकतवर होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बड़े होते हैं कॉड लिवर ऑयल, मछली के ऑयल में, याद रखो। ये क्लियर? अब ये सारा कंसेप्ट अगर हम समझ लें तो होगा क्या, यहाँ पर क्या आ गया? वार्म काउंटर पेरू करंट, वार्म है। यहाँ पे टेम्परेचर, पहले तो यही कंडीशन ऑस्ट्रेलिया में बनती होती थी, करंट भी वार्म, टेम्परेचर भी सन वर्टिकल। अब यहाँ पर करंट वार्म है, सन वर्टिकल है, और अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट के रिलेटिवली यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर लो है, ड्यू टू that heat induced by the newly emerged warm counter Peru current, and this phenomena induced by the southward migration of the sun, and respectively there was a high level shifting of the intertropical convergence zone in the southward direction, and due to that shifting there was a shifting of the equatorial warm current southerly direction. ओके, दैट इज द कंसेप्ट। अब ये आ गया है यहाँ तक, ये वार्म करंट आ गया, तो इससे जुड़ी हुई हवाओं का कंसेप्ट तो समझ आ गया। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड वीक कर देता है, समझ लिया, कुछ और भी कर देता है। करंट भी रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं, आज तक कभी रुका नहीं है, सारे करंट पढ़ाऊंगा आपको। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स जो मैंने समझाई थी मेरे बच्चों, मैंने क्या बताया था, कभी सीधी सीधी नहीं होती, ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे। जब मानसून होता है ना तो सोच के देखो एक चीज़, भारत से ऐसे गुजरती है लेकिन अफ्रीका के यहाँ कहीं से गुजर रही होती है, आई बात समझ में? तो अब ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ये पेरू के रीजन से लगभग कुछ इस तरह से, ये इस तरह से इंडोनेशिया के रीजन तक आ रही है, इंडोनेशिया के रीजन में। क्लियर? और हवाएं किधर से बह रही हैं? साउथ ईस्ट से। कमज़ोर हैं, बह तो रही हैं, खत्म तो नहीं हो गई, मोहब्बत कम हुई है, मरी तो नहीं है, तो वैसे बह रही है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस वार्म पेरू करेंगे, वार्म पेरू। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया है, ये कन्वेक्टिव मैकेनिज्म है, साइक्लोन बना, साइक्लोन बना ना, बना दें, कोल्ड और वार्म करंट मिल गया तो बना ही सकते हैं, कहिए तो बनाओ। और दूसरा, गरम गरम हवाएं कन्वेक्ट हो रही है तो बन गया, ठीक है। बनने के बाद इसको ट्रेजेक्ट्री चाहिए, टेम्परेट साइक्लोन को ट्रेजेक्ट्री वेस्टर्लीज देती हैं, इसको ट्रेजेक्ट्री कौन देगी? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ने ट्रेजेक्ट्री दे दी, ट्रेजेक्ट्री लेके चल रहे हैं, तो साइक्लोन्स चल रहे हैं, तो साइक्लोन्स क्या करेंगे? अकेले चल जाएंगे, साइक्लोन के साथ रगड़ रगड़ के, फ्रिक्शन फोर्स। मैंने बताया था पृथ्वी घूमने से पवने हैं, पवन के चलने से समुद्र की लहरें, याद रखना, समुद्र की लहरें हवा को जन्म देती, हवाएं लहरों को जन्म देती है रगड़ा रगड़ के, फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन फोर्स एक चीज़ होती है ना, पेड़ हवा नहीं देते, पेड़ों को हिलाती हवा फ्रिक्शन की वजह से। तो अल्टीमेटली ये इस ट्रेजेक्ट्री में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड के अंदर ये साइक्लोन ऐसे आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया की तरफ, और अपने साथ वो जो सतह पर गर्म पानी था उसे भी तो लेके आएंगे। तो पेरू करंट फ्लो करना शुरू हो गया, कोई नई बात नहीं। पेरू करंट अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से फ्लो करते करते इस तरह से ये पहुंच जाएगा इंडोनेशिया के ईस्टर्न रीजन्स में। यहाँ आने के बाद पानी एकोमुलेशन होगा ना, वाटर एकोमुलेशन होगा,
वाटर एक्यूमुलेट हो गया, कुछ सेंटीमीटर तक पानी का जल स्तर बढ़ेगा एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, और जिस एरिया में वाटर का जल स्तर बढ़ा है वहाँ पे पानी का दबाव उसके अंडर वाले वाटर कॉलम पे ज़्यादा बढ़ा ना, तो उसने अपने अंडर आने वाले वाटर कॉलम को बीनीथ सप्रेस किया और वो वाटर कॉलम अपने बीनीथ नीचे अपर लेयर ओवर वाटर के नीचे निचली लेयर ओवर वाटर देख रही है कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे पानी खाली हो रहा है, कम हो रहा है, मुझे उसे भरना है जाके, और ये अंडर सरफेस वाटर की तरह वहाँ जा रहा है। तो सरफेस वाला वार्म है, ये कूल है, तो सरफेस पे भी करंट एक फॉर्म हो रहा है। अपर सरफेस में अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से एक पानी की धारा इंडोनेशिया के ईस्टर्न रीजन तक आ रही है, गर्म वाली पेरू करंट, जैसे कौन लेके आ रहा है, साइक्लोन। ट्रेजेक्ट्री कौन सी है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन वाली साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और अल्टीमेटली अंडर द सरफेस जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर के अंडर वाटर बीनीथ, वो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट से कोल्ड वाटर के तौर पे इमर्ज हो रहा है। अरे इसीलिए तो फिर वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन इतने हो रहे हैं, क्योंकि जो सरफेस से बॉटम से पानी ऊपर की तरफ आएगा वही तो सारा न्यूट्रिशन, क्योंकि नदियाँ ज़मीन से बहा के सारे साल्ट कहाँ पे जाके जमा कर देती हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और बॉटम पे, वहाँ से वो सरफेस ग्राउंड वाटर सारा लेके आ रहा है, अंडरग्राउंड वाटर। ऐसे ऐसे मछलियाँ पैदा हो रही, जान लड़ा रही हैं एक दूसरे से, और इस तरह से ये चलता ही जा रहा है, समझ बात, ये चलता ही जा रहा है। और इसकी चलने की वजह से वहाँ पे ये सारा प्रोसेस होने की वजह से मछलियों की उत्पत्ति होती चली जा रही है, लेकिन नुकसान भी बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे, ये सुबह 12 बजे साइक्लोन बना है, 12:15 चल दिया है, 12:30 पानी भी ले लिया है, 1-2 बजे तक ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया पहुँच गया है, और फिर बस फिर वहाँ पे एकदम से ठंडा पानी आ गया। और सर ने कहा था कि वार्म पानी की वजह से हाई टेम्परेचर तो लो प्रेशर था, ये तो ठंडा पानी आ गया, इसकी वजह से तो कोल्ड हो जाना चाहिए, ये कैसा फेनोमेना है। तो बेटा हवाई जहाज भी नहीं आ पाते, पेरू से हवाई जहाज चला दो 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और फिर उसे इंडिया ले आओ, देख लेना कितना टाइम लगता है इंडोनेशिया आने में। तो फिर भी मदमस्त हवाएँ हैं, भगवान ने चलाई तुम्हारे लिए। साइक्लोन आते हैं तो जब जाके कहीं 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवा आती है, मध्यम मध्यम जब चल रही है तो बहुत मदमस्ती है। इसलिए तो ये ट्रेड विंड जब पानी वाले शिप लेकर के आती तो कई कई महीनों में पहुँचते थे इंडिया। अमेरिका से चले हुए 4 महीने ही लग गए, पता नहीं आ ही नहीं रहा। कह रहे कहो क्या हो रहा है, कह रहे ट्रेड विंड के सहारे आ रहे हैं भाई, कभी तो पहुँचेंगे, इतनी उम्मीद है, लेकिन पहुँचेंगे कब पता नहीं, पहुँचेंगे, ये लेके जरूर आती है। तो इसलिए उन्मादी ना बना करो। 3 बताए थे, विद्वान, बुद्धिमान और दीवाना। तो दीवाना ना बनना कि एकदम से हो गया तो हो गया, समय दो, समय। दिसंबर जनवरी में ये हुआ है ना, फरवरी मार्च अप्रैल तक का समय दे दो, फरवरी मार्च अप्रैल तक ये एक्यूमुलेशन हो जाएगा पूरा इंडोनेशिया के ईस्टर्न रीजन में। कहानी बदलेंगे, सिक्का बदलेगा, लेकिन अभी रुको, ये हो गया, लेकिन ये कहाँ रुकने वाला है, ये इंडोनेशिया के ईस्टर्न रीजन में इकट्ठा हो गया। और इंडोनेशिया के ईस्टर्न रीजन में कितने सारे इनलेट आउटलेट पॉइंट्स हैं, टूटे टूटे आइलैंड, उनके बीच से घुसड़ करके सुंदा ट्रेंच, सुंदा स्ट्रेट, आगे मलक्का स्ट्रेट क्रॉस कर आके इंडियन ओशन में घुस गया जाके, इंडियन ओशन। और इंडियन ओशन में जब ये आ गया है तो होगा क्या, जब सन को अब मार्च के बाद नॉर्थवर्ड माइग्रेशन करना था तो लैंड ज़्यादा हीट अप होना था, तो वो उसका टेम्परेचर बहुत राइज करना था, तो उसका प्रेशर बहुत लो होना था, लेकिन उसके बराबरी में ओशियन रीजन जो है वो अभी भी कूल होना था, उसका प्रेशर हाई होना था, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ग्रेडियंट बनना था ओशियन से लैंड की तरफ। लेकिन ये वार्म करंट इंडियन ओशन में दखल करके उसको जितना कूल रहना था इसने उसको उतना कूल नहीं रहने दिया, इसने उसको वार्म कर दिया। ये अपनी नेचुरल कूलिंग जो रहनी थी उसके कंपैरेटिवली वार्म हो गया। इसकी वजह से लैंड और सी के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट रिड्यूस हो गया, क्योंकि लैंड गर्म है तो सी भी अब गर्म ही है, थोड़ा ही डिफरेंस है। हवाएं बने के चलेंगी तो सही साउथ वेस्ट वाली, लेकिन कमज़ोर चलेंगी, मानसून बिलो नॉर्मल होगा। इस तरह से खुद एल नीनो ने घुस के ये उत्पात मचाया, और उसके द्वारा जो वाल्कर और साउथर्न ओसिलेशन थी वो अलग उत्पात मचा रही, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को वीक करके। एक तरफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड वीक कर दी, फैक्ट्री बंद कर रहे हैं सर, और दूसरी तरफ अगर इंडियन ओशन में हमने सोचा चलो लोकल प्रोडक्शन करा लेते हैं, लोकल लेवल पे कुछ कर लेते हैं, वहाँ पे आके लेबर को ठंडा कर रहे हैं, लेबर को गरमा रहे हैं, और उत्पाद मचाओ, स्ट्राइक करो, और लेबर भी पूरा काम नहीं कर रही। तो इसकी वजह से वहाँ पे भी सरफेस टेम्परेचर जो है वो राइज करते चले जा रहे हैं, तो प्रेशर ग्रेडियंट भी नहीं बनने दे रहे, किसी तरह से जीने देंगे ही नहीं यार। इस तरह से जान लेता है, और अल्टीमेटली जान तो लेनी बनती है, लेगा ही, और भी कुछ करता है। और वो जो करता है वो कैसे करता है,
अब जब ये इंडोनेशिया से आके टकराया ना बेटा, फिजिकल ज्योग्राफी की बुक में एक चीज़ दिख जाएगी, ये टकराने के बाद इसके भी 2 हिस्से हो जाएंगे ना, टुकड़े तो हर चीज़ के होने हैं, टुकड़े टुकड़े होना ही है, चाहे हवाएं गिरे चाहे पानी गिरे, 2 हिस्सों में बंटना है। ये तुम्हारा बहुत बड़ा भरम है कि तुम्हारे दिल के टुकड़े नहीं होंगे, एक दिन होने हैं, बस तैयार रहो। ये आया इधर टकराया, एक ब्रांच बन गई जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न रीजन से लग लग के बह रही है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया वार्म करंट, और एक ब्रांच जो है इस तरह से ये जा रही है और ये जापान के साथ साथ लग रही है, कुरोशियो करंट, ईस्ट जापान वार्म करंट, कुरोशियो करंट। कुरोशियो नॉर्थ चला गया, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया वार्म करंट नीचे चला गया, 2 हिस्सों में बढ़ गई। अब ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न रीजन में क्या होना था, ऑस्ट्रेलिया का लैंड हीट होना था और कोस्टल एरिया में ओशियन रिलेटिवली कूल रहना था। तो कूल एरिया में टेम्परेचर लो तो प्रेशर हाई, लैंड एरिया में टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो। तो ओशियन से ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट की तरफ हवा चलनी थी, कुछ मॉइस्चर लानी थी, कुछ बरसातें करनी थी, लेकिन इसने क्या किया, इसने वार्म करंट दे दिया, सरफेस वाटर भी गरम गरम कर दिया और लैंड भी ऑस्ट्रेलिया गरम गरम हो गया, तो बराबर गरम बैठे हैं, बराबर गरम बैठे।